एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अगर मैंने कहा कि nth टर्म यानी कि an फाइंड करना है तो इसको कैसे फाइंड करोगे? तो ये हमारे पास डिफरेंस का एक फॉर्मूला बन गया। फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे कहें कि एक एपी बना करके दिखाओ जिसका फर्स्ट टर्म है 4 और कॉमन डिफरेंस है 3। तो हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, स्वागत है सभी का आज के अपने इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लेक्चर के अंदर। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एपी की, ठीक है, क्योंकि काफी सारे बच्चे एपी को पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि एपी का जो टॉपिक है काफी सारे बच्चों को फंसता है, ठीक है। और ये इतना इजी है कि आप लोग को मेरे ख्याल से उतनी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए जितनी आप लोग फेस कर रहे हो, ठीक है। तो काफी सारे बच्चों की डिमांड है कि एपी के टॉपिक पर लेक्चर बनाया जाए, तो आज हम लेकर के आए हैं एपी के ऊपर एक लेक्चर। और इसके अंदर आपको इसका बेसिक प्लस जिस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं बेसिक वाले वो हम बताएंगे, ठीक है। देखो, अगर आपने अभी तक भी एपी का लेक्चर यानी कि एपी के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये वाला लेक्चर आप लोग देख लो, इसके बाद आप लोग एपी के क्वेश्चन सॉल्व करने लायक बन जाओगे, ठीक है। देखो, अब ये हमारा जो पहला लेक्चर है एपी का, ठीक है, ये ज्यादा लेंथी नहीं रखेंगे, इसको रखेंगे छोटा सा लेक्चर, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, आपको किस तरीके से एपी बनाई जाती है, ठीक है, इसका जो nth टर्म है वो किस तरीके से फाइंड किया जाता है इसके बारे में जानेंगे, डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में जानेंगे और बहुत सारी चीजें जानेंगे। देखते जाते हैं आगे लेक्चर में क्या होने वाला है, ठीक है। अब देखो, एपी को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, ठीक है। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर एपी होती क्या है और किस तरीके से आप इसको समझेंगे, ठीक है। तो देखो, एपी हमारे पास क्या होती है, एक ऐसी सीरीज होती है। प्रोग्रेशन का मतलब ही होता है हमारे पास सीरीज। तो ये एक ऐसी सीरीज होती है जिसके अंदर कुछ नंबर्स को एक पैटर्न के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। और वो पैटर्न आखिर क्या है वो जानो। तो इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नंबर्स होंगे, ठीक है। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास सिर्फ 10 नंबर्स है। अभी हम नंबर्स की वैल्यू यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। हम कुछ नंबर्स मान ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर 6 से 7 यहाँ पर क्या है, सर्कल बॉक्सेस है, ठीक है। और हम आपसे कहें कि हर एक बॉक्स क्या है, एक टर्म है, क्या है, इस सीरीज का एक टर्म है। यानी कि ये हमारे पास जो है इसका फर्स्ट टर्म है, ये हमारे पास सेकंड टर्म है, ये हमारे पास थर्ड है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है और ये 6 है। ऐसे ही चलता जाएगा, सीरीज काफी लंबी भी हो सकती है, ठीक है, जिसके अंदर 100-200 टर्म हो सकते हैं, ठीक। अब इन टर्म्स की खासियत क्या होती है एपी के अंदर, कि एपी के अंदर हर दोनों टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, यानी कि फर्स्ट से सेकंड टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा वो और सेकंड से थर्ड टर्म का जो बीच का डिफरेंस होगा वो, ठीक है, ये क्या होगा, सेम होगा। यानी कि हर दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होगा, उसको हम बोलेंगे एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे, ठीक है। अब समझते जाओ कैसे, यानी कि हर एक टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होगा। और मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में अगर कोई चीज सेम है तो हम उसे क्या बोलते हैं, कॉमन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो डिफरेंस है डी, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और जो भी टर्म सबसे आगे लिखा होगा उसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं जिसको हम डिनोट करते हैं ए से, ठीक है। जो टर्म सबसे पहला टर्म होता है उसको हम ए से डिनोट करते हैं। बाकी सारे जो टर्म्स होंगे उसका वैल्यू पहले टर्म और कॉमन डिफरेंस की हेल्प से ही लिखे जाएंगे। कैसे लिखे जाएंगे वो देखो। आप लोग इतना तो जानेंगे कि जो ए है हमारे पास वो क्या है, वो हमारा फर्स्ट टर्म है। और हर टर्म के बीच का जो डिफरेंस है जिसको हम लोग डी से दिखाते हैं वो क्या है, वो है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब इसकी अहमियत क्या है इस एपी के अंदर वो जान लो, ठीक है। अगर हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो ए है तो सेकंड टर्म हम कैसे फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म ए है तो सेकंड टर्म हमें फाइंड करने के लिए इस ए और दूसरे टर्म के बीच का जो डिफरेंस डी है उसको ऐड करना होगा, ठीक है। यानी कि ए में इस डी को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा सेकंड टर्म का वैल्यू ए प्लस डी, ठीक है। अगर इसके बाद हम फाइंड करते हैं थर्ड टर्म को, तो थर्ड टर्म को कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड टर्म में इसके बीच के डिफरेंस को ऐड करके, ठीक है। यानी कि जस्ट पहले वाले टर्म में डिफरेंस को ऐड करेंगे। तो इस पहले वाले टर्म की वैल्यू क्या है, ए प्लस डी, और जब इसमें डी को ऐड करेंगे तो जो इसका वैल्यू आएगा वो आएगा ए प्लस 2d, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d हो जाएगा। अगर हमें फोर्थ टर्म फाइंड करना है तो इसका जो प्रीसीडिंग टर्म होगा यानी कि इससे जो पहले वाले टर्म होगा उसमें डी को ऐड करेंगे, ठीक है। उसमें इन दोनों के बीच के डिफरेंस को ऐड कर देंगे। तो जब इसके वैल्यू में एक और डी ऐड करोगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ए प्लस 3d, ठीक है। ऐसे अगर फिफ्थ टर्म को फाइंड करना है तो इसमें एक और डी ऐड करोगे
तो इसका वैल्यू क्या आएगा a प्लस 4d, ठीक है। यानी कि हमें जो भी टर्म फाइंड करना है उसमें क्या करना होगा, उससे एक कम d, मतलब अगर a5 फाइंड करना है, a5 का मतलब फिफ्थ टर्म, तो हमें a में 4d ऐड करने होंगे, ठीक है। 4 यहाँ पर क्या है 4d ऐड करने हैं। अगर हमें सेवेंथ टर्म फाइंड करना है तो a में 6d को ऐड करना होगा। ऐसे ही हमको अगर 11th टर्म फाइंड करना है, मान लो मैंने कहा कि a11 फाइंड करो, तो हमें a के अंदर 10d को ऐड करना होगा, है ना। यानी कि जो नंबर यहाँ पर है उससे एक कम माइनस करके हमको यहाँ पर d के साथ में मल्टीपल में लिखना होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि 101 टर्म फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे a प्लस 100 माइनस 1d, यानी कि 100d ऐड कर देंगे तो हमें 101 टर्म मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैंने कहा कि इस एपी का कोई भी टर्म फाइंड करना है, यानी कि nth टर्म फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे। अगर मैंने कहा कि nth टर्म यानी कि an फाइंड करना है, तो इसको कैसे फाइंड करोगे, a के अंदर इसमें से एक कम यानी कि n माइनस 1d ऐड कर देंगे तो हमें nth टर्म की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये होता है हमारे पास nth टर्म को फाइंड करने का मेथड, ठीक है, या फिर फॉर्मूला बोल लो, जो भी बोल लो। ये पैटर्न आपको फॉलो करना है इस एपी के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास जो हर एक टर्म है उसकी वैल्यू कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की हेल्प से हम किसी भी टर्म की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हमको बताना है, मान लो अगर कभी आपसे कहा जाए कि चेक करके बताओ कि ये एपी है या नहीं है, ठीक है, तो उसको चेक करने का सिंपल मेथड क्या है, जो चीज सभी में सेम है, जो चीज हर सबके लिए सेम है, हमें वही चीज फाइंड करनी होगी। सबके लिए सेम क्या होता है, सबके लिए सेम होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। यानी कि किन्हीं भी दो टर्म के बीच का अगर डिफरेंस सेम निकला, ठीक है, अगर कहीं पर भी ये गड़बड़ा जाता है तो मतलब वो एपी नहीं है। ये जो डिफरेंस है इसको हर जगह पर सेम होना पड़ेगा तभी वो एपी होगी, अदरवाइज वो एपी नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम छोटे से क्वेश्चन की हेल्प से बताते हैं कि अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है, छोटा सा है, उसको देखो जरा, उसकी हेल्प से आप ये जान जाओगे कि ये एपी है या नहीं है, कैसे पता किया जाता है, ठीक है। अगर हमारे पास लिखा है 2, 4, 8, 16 और ऐसे ये एपी लिखी है और कहा गया कि बताओ कि क्या ये जो नंबर की लिस्ट है क्या ये हमारे पास वो है, एपी है। तो एपी फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो जो सबसे पहले लिखा है वो इसका क्या हो गया, फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो ये तो इसका हो गया फर्स्ट टर्म, लेकिन कैसे बताओगे कि ये हमारे पास एपी है या नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, इसके हर टर्म्स के बीच का डिफरेंस फाइंड करना होगा। अब डिफरेंस फाइंड करने का जो मेथड है या फिर जो फॉर्मूला फिर वो क्या है ना। तो डिफरेंस फाइंड करने का यानी कि जो कॉमन डिफरेंस डी दिख रहा है ना, इसको फाइंड करने का सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला है कि हर अगले टर्म में से उसके पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। यानी कि a2 माइनस a1 करोगे तो d का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। a3 माइनस a2 करोगे तो डिफरेंस मिल जाएगा। अगर a4 माइनस a3 करोगे तो भी डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। अगर a9 माइनस a8 करोगे तो भी डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हमने कहा कि an+1 में से an को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये हमारे पास डिफरेंस का एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। कहीं पर भी आप इसको यूज कर सकते हो और डिफरेंस का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर हम यही करेंगे, कैसे कि अगर हम a2 माइनस a1 फाइंड करते हैं तो हमें जो d का वैल्यू मिलेगा वो क्या मिल रहा है, वो हम मान लेते हैं कि ये d1 है और ये आएगा हमारे पास 4 माइनस 2 यानी कि 2 आएगा, ठीक है। अब अगर हम a3 माइनस a2 करते हैं तो हमें जो डिफरेंस मिल रहा है 8 माइनस 4, वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 4। तो क्या d1 और d2 का वैल्यू सेम है, अगर ये सेम नहीं है तो हम कहेंगे कि ये एपी नहीं है, और अगर ये सेम है देन हम बोलेंगे कि ये एपी है, ठीक है। इस तरीके से अगर -1 करके एक एपी हमने मतलब एक सीरीज दे दी हमने आपको और कहा कि बताओ कि क्या ये एपी है या नहीं है, ठीक है। यानी कि इस सीरीज का हर एक टर्म -1 है ना। अब आपको बताना है कि क्या ये एपी है या नहीं है, तो कैसे बताओगे, डिफरेंस फाइंड करके, है ना। किन्हीं भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस निकाल लो, तो पहले हम जो डिफरेंस निकाल ले उसको d1 मान लेंगे, बाद वाले को d2, अगर सेम है तो एपी है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। तो d1 का वैल्यू निकालोगे a2 माइनस a1 करके, a2 का वैल्यू भी -1 है, उसका वैल्यू -1 है, तो -1 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो -1 को, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आएगा 0, ठीक है। एक और बार निकाल लो, अब दूसरा d मान लो, इन दोनों के बीच में निकालोगे तो भी -1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे -1 को, तो इसको जब करोगे माइनस माइनस प्लस यानी कि इसका वैल्यू भी 0 आ जाएगा, है ना।
तो कितनी बार भी आप डिफरेंस निकालो वैल्यू क्या आ रहा है, 0। और अगर डिफरेंस सेम आ रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास सीरीज लिखी है ये हमारे पास एपी है, ठीक है। क्या है ये, एपी है, ठीक है। अब इसके फर्स्ट टर्म का आखिर हमको यूज कहां करना होगा, हमें तो डिफरेंस का यूज बता दिया, कोई डिफरेंस कैसे यूज करोगे, है ना। किसी भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस अगर हम निकाल लेते हैं और डिफरेंस सेम आता है देन हम बोल सकते हैं कि वो जो सीरीज है वो एपी है ना। अब किसी भी टर्म की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू चाहिए, है ना। और एक चीज जान लो कि अगर हमें कोई एपी बनानी हो तो हमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की ही जरूरत है और किसी भी चीज की जरूरत नहीं है किसी भी एपी को बनाने के लिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे कहें कि एक एपी बना करके दिखाओ जिसका फर्स्ट टर्म है 4 और कॉमन डिफरेंस है 3, ठीक है। अगर हमने कहा कि कोई एक एपी आपको कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका फर्स्ट टर्म है 4 और कॉमन डिफरेंस है 3, देन वो एपी क्या होगी। तो आपको सबसे पहले तो ये लिखना है जनरल फॉर्म ऑफ एपी, ठीक है। क्या लिखना है, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी इज, देखो जनरल फॉर्म हमने आपको बताई थी, जो ये लिखा है ना यही क्या है, इसका जनरल फॉर्म है। मतलब एपी का जो फर्स्ट टर्म होता है ए, सेकंड टर्म होता है ए प्लस डी, थर्ड टर्म होता है ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, इसका फोर्थ टर्म, ऐसे सीरीज आगे बढ़ती जाती है ना। अब हमको ए का वैल्यू पता है, डी का वैल्यू पता है, इसी में पुट करो तो एपी हमारे पास क्या आएगी, देखो यहां पर रखोगे 4, इसके बाद आएगा 4 प्लस 3 यानी कि एक बार डी, फिर 4 प्लस यहाँ पर 2d है ना तो ये हो जाएगा 2 3 6, यहाँ पर 3d है यानी कि 4 प्लस 9 हो जाएगा। इस तरीके से सीरीज आगे बढ़ेगी। तो हमारे जो सीरीज है वो आखिर लास्ट में फाइनली क्या आ जाएगी, तो ये है 4, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 13 और इसी तरीके से सीरीज हमारी आगे बढ़ेगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो यानी कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की हेल्प से हम कभी भी कोई भी एपी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अगर किसी भी अरिथमेटिक के अंदर आपको कहा जाए कि इसका कोई एक टर्म फाइंड करो, मान लो 10th टर्म फाइंड करने को कह दिया जाए, तो कैसे करोगे, है ना। तो बेसिक में आपको ये तो समझ में आएगा कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। किसी भी टर्म को फाइंड करने के लिए उसमें से एक कम डी उसमें ऐड करने होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हमको nth टर्म फाइंड करना है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी उसमें ऐड करना होगा, है ना। अगर हमको nth टर्म फाइंड करना है तो a में कितने डी ऐड करने होंगे, इसमें से एक कम, कितने से, इसमें से, तो n माइनस 1 डी हमको ऐड करने होंगे a के अंदर, तो हमें an मिल जाएगा, ठीक है। अगर a 7 फाइंड करना है तो a में 6d ऐड करोगे, a 5 फाइंड करना है तो a में 4d ऐड करोगे, ठीक है। ये हम बार बार क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए ये बार बार बता रहे हैं आपको, ठीक है। चलो अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के ऊपर कि आप किस तरीके से क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलेगा आपको, है ना। तो देखो क्वेश्चन में हमसे कहा जाएगा इस तरीके से कि हमारे पास एक एपी है, ये लिखी है हमारे पास इस तरीके से कि 2 7 12 और ये हमारे पास एपी है। कहा गया है फाइंड द 10th टर्म ऑफ दिस एपी, है ना। इसका जो है वो हमको 10th टर्म फाइंड करना है। 10th टर्म फाइंड करना है मतलब हमसे कहा गया है कि a10 फाइंड करके बताओ, है ना। तो आपको nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला तो पता है, क्या होता है वो, तो आपको an का वैल्यू पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। और हमसे कहा गया कि इसका 10th टर्म फाइंड करके बताओ, यानी कि a10 बताना है। तो a10 बताने के लिए a में कितने डी ऐड करने होंगे, 10 माइनस 1d, यानी कि a में हमको 9d ऐड करने हैं, ठीक है। और a और d का वैल्यू यहां से निकाल लोगे तो a का वैल्यू क्या आएगा, a का वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे ये जो सबसे आगे वही a का वैल्यू है, और d का वैल्यू क्या निकालोगे, दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। किन्हीं भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस, यानी कि a2 माइनस a1 करोगे तो 7 माइनस 2 यानी कि आएगा 5 आ गया। इन दोनों का वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो यहाँ पे रखोगे इसकी जगह पे 2 प्लस 9 इंटू डी की जगह पे रखोगे 5, ठीक है। तो 9 5 45 और ये 2, तो 2 प्लस 45 ये हो गया 47। ये हमारे पास आ गया इसका 10th टर्म, है ना। हमें देखो एपी के अंदर मात्र 3 टर्म दिए थे और इसका 10th टर्म पूछा गया, हमने उसका वैल्यू निकाल लिया, क्या आया 47 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी एपी का कोई भी टर्म पूछा जाता है तो आप वो बता सकते हो, ठीक है। ये जो हमने इसका 10th टर्म फाइंड किया है ना, ये हमने स्टार्टिंग से 10th टर्म फाइंड किया है। अच्छा आप देखो एक चीज और, एक कॉन्सेप्ट अच्छा था वो समझ लो।
देखो एपी का बेसिक ऐसे मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, नहीं भी हुआ ना तो भी कमेंट कर देना, इसके ऊपर डिटेल में और भी लंबा लेक्चर बना दे ताकि आपको समझ में आ सके किस तरीके से बताया है ना। तो एपी का अगर बेसिक यहाँ तक क्लियर है तो अब अच्छा एक चीज जानो कि अगर किसी भी एपी के अंदर फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास 2, 7 और 12 ये वाली जो सीरीज अभी हमारे पास दी गई थी वो इसी सीरीज के अंदर 200 टर्म हमारे पास हो और हमसे कहा जाए कि इस वाली सीरीज का जो लास्ट टर्म है वो फाइंड करो, है ना। इस सीरीज के अंदर टोटल टर्म्स कितने हमारे पास 200 टर्म्स है और हमसे कहा गया है कि जो इसका लास्ट टर्म होगा सबसे आखिर वाला वो हमको फाइंड करके बताओ। लास्ट टर्म को हम यहाँ से दिखाते हैं एल की हेल्प से, ठीक है, किसकी हेल्प से दिखाते हैं, एल से, ठीक है। और हमसे बता दिया गया है कि इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 200 है। देन आप क्या करोगे, लास्ट टर्म को फाइंड करने के लिए जो एल है वो क्या है, वो हमारे पास है लास्ट टर्म, ठीक है। इसको फाइंड करने का भी फॉर्मूला हमारे पास यही है, ठीक है, क्या है, यही वाला, यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का ही यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो n है वो nth टर्म वाला n नहीं है, यहाँ पर जो ये n है ये है नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, इस वाले n का यहाँ पर वैल्यू ये है। जब कभी भी आपको लास्ट टर्म फाइंड करना होगा तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो n है वो है नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, यानी कि आपको पता करना है कि इस एपी के अंदर कितने टर्म्स हैं, देन आप निकाल पाओगे लास्ट टर्म, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसी वाली सीरीज का अगर हमको लास्ट टर्म फाइंड करना है तो जो इसके a का वैल्यू है वो है 2 और इसका डिफरेंस जो है वो है 5, है ना। तो लास्ट टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म का वैल्यू निकालेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, नंबर ऑफ टर्म्स हमने आपको बता दिया कितने हैं, यहाँ पर 200 है ना। तो लास्ट टर्म फाइंड करो कैसे, 2 प्लस यहाँ पर 200 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है, 5 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 199 इंटू 5 का मल्टीप्लाई इसमें करा दो, कितना आएगा, 2 प्लस 5 9 जा 45 का 5 कैरी किया 4, फिर 45 और 4 कितना हो गया 49, ठीक है, फिर 5 1 जा 5 और 4 9 हो गया, ये हो गया 995 और इसमें 2 को ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 997। तो ये जो है हमारे पास इस वाली एपी का लास्ट टर्म है जो कि 997 है, ठीक है। समझिए किस तरीके से लास्ट टर्म फाइंड किया जाएगा किसी भी एपी के अंदर, है ना। तो हमने अभी दो कॉन्सेप्ट के बारे में जाना, ठीक है, कि सबसे पहले तो आपने ये जाना कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। इसकी हेल्प से अगर हमको कोई एक एपी बनानी है तो कैसे बनाएंगे ये हमने जान लिया, ठीक है। डिफरेंस कैसे फाइंड किया जाता है, एनी टर्म और उसका जो प्रीसीडिंग टर्म होगा, ठीक है, उनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, डिफरेंस आ जाएगा, है ना। और हमने क्या बताया अभी आपको, इसके अंदर किसी भी एपी के अंदर उसका nth टर्म कैसे फाइंड किया जाएगा ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। और उसके बाद किसी भी एपी का जो लास्ट टर्म है वो कैसे फाइंड करेगा ये भी हमने जान लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम आपको कुछ क्वेश्चन कराएंगे इसी वाले लेक्चर के अंदर, तो उनको आप अच्छे से देख लेना, उनको अच्छे से देख लोगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्यों, क्योंकि उन क्वेश्चन को करना आपको एपी को अच्छे समझने में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो चलिए अभी हमने जिस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था अब उसके ऊपर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। देखो हमारे पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो कि आपके लिए लेकर के आए और इसी टॉपिक पर बेस्ड वाले क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर लिखा है इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज -3 एंड द 18th टर्म इज -5 देन फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, यानी कि हमको इसका फर्स्ट टर्म ए फाइंड करना है ना। और हमें गिवन क्या है, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी जो है वो -3 गिवन है और 18th टर्म यानी कि A18 हमको गिवन है -5, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में सोल्यूशन के अंदर क्या करेंगे, गिवन जो चीज़ है उसका यूज़ करेंगे, यानी कि A18 हमको गिवन है, ठीक है। यहाँ पर आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी का, जो कि हमारे पास किसका फॉर्मूला है, ये हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला है, ठीक है। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ यूज़ किया इसकी जगह पर, तो a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी हो गया। a का वैल्यू हमें करना है फाइंड, 18 माइनस 1 हो गया 17 इंटू डी का वैल्यू क्या है -3 है, ठीक है, इक्वल में है -5, ठीक। 17 का मल्टीप्लाई 3 से करा दो -3 से, तो जो भी आएगा माइनस में आएगा उसको इधर भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a इज इक्वल आएगा, ये हो गया 51, इधर आकर के हो जाएगा प्लस का -5, 51 में से 5 चला गया तो a का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा 46 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, a का वैल्यू है, इस तरीके से हमें फाइंड करना है ना। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गया।
इसी तरीके से हमारे पास एक सेकंड क्वेश्चन है, ये यहाँ पे कहा गया इफ़ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ -18। हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है अब की वो गिवन है, एंड 10th टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पूछा गया है, यानी कि D का वैल्यू पूछा गया है, और जो 10th टर्म है यानी कि A10 इसका जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है। 10th टर्म जो है वो 0 है। ठीक है, तो इसको फाइंड कर लेंगे हमें वही चीज़ जो अभी ऊपर हमने किया, वही सेम मेथड यहाँ पर यूज़ करना है। A10 का जो वैल्यू है वो 0 है, यहाँ पर हमें AN का फॉर्मूला अप्लाई करना है जो कि होता है A + n-1 × D। इसको यहाँ पर मेंशन करना ना भूलना, क्योंकि आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप लोगों के लिए इसको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर लिखोगे A + n-1 यानी कि 10 - 1 × D = 0। A का वैल्यू पता है माइनस का 18 है, ये हो गया 9, और ये D = 0 हो गया। 18 को दरबेस देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 18, 9D = 18 आ गया, 9 2 ज़ा 18। तो D का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 2। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, ये तो हमारे पास छोटा सा क्वेश्चन हो गया, बेसिक क्वेश्चन है ना। अब चलिए आते हैं जो आगे हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, है ना। तो देखो क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से हैं, है ना। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है उसके अंदर क्या कहा गया है, पूछा गया है विच टर्म ऑफ AP इज़ -47, है ना। यानी कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म है जो -47 है ना। अब इस तरीके के क्वेश्चन को करने का एक मेथड होता है, ठीक है। उस मेथड को समझो क्या होता है। जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि हमें बताना है कि ये कौन सा टर्म है, या फिर चेक करने के लिए कहा जाए कि बताओ कि ये इस AP का कौन सा टर्म है ना, तो हमें क्या करना है, लेट करना है। क्या, लेट the nth term of the AP is the nth term of the given AP is -47, then क्या होगा, हम इसको लिख सकते हैं AN = -47, ये लिख सकते हैं, है ना। एंड हमारे पास AP तो गिवन है, तो AP की हेल्प से हम A और D के वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से जो A का वैल्यू आएगा वो आएगा 18, और जो D का वैल्यू आएगा वो A2 - A1 करके आएगा। A2 का वैल्यू क्या है यहाँ पर, 15 होल 1/2। 15 होल 1/2 को हम 31/2 लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। 15 2 = 30 + 1 31/2 -18। ठीक है, ये हो गया। इसको सॉल्व करके लिख लो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो गया LCM। 31 - 2 का 18 में मल्टीप्लाई करा दो, 36 हो गया। सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा -5/2। ये हमारे पास आ गया कॉमन डिफरेंस का वैल्यू -5/2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका यूज़ करना है। ठीक है, इसका, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो। अब यहाँ पर क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पर nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या होता है वो होता है A + n-1 × D। इस n को हम फाइंड कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा कि ये कौन सा टर्म है इस वाली AP का, यानी कि -47 इस AP का कौन सा टर्म है। ठीक है, तो ये जो हमें n है यही फाइंड करना है। A का वैल्यू क्या है हमारे पास, ये 18, और D का वैल्यू है -5/2। तो यहाँ रखेंगे 18 + n-1 × 5/2 माइनस का, ठीक है, इक्वल में है -47। ये 18 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आएगा n-1 और -5/2 = -47 और -18। इन दोनों को कर देंगे यहाँ पर ऐड। तो जब ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये आ गया सेम। ठीक है, ये हो जाएगा 15 का 5 कैरी किया 1 4 1 5 1 6, तो 65 हो गया माइनस का। इस माइनस से ये वाला माइनस खत्म। ठीक है, 5 से कैंसिल करोगे तो 13 आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे ऊपर, है ना। जब 2 का मल्टीप्लाई क्रॉस कराओगे तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ n-1, और 2 का मल्टीप्लाई 13 हो जाएगा 26। तो ये 1 इधर जा कर के ऐड हो जाएगा, तो n = 21, और यहाँ पर आ गया प्लस का 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 27। यानी कि जो हमारा आंसर है वो क्या आएगा, वो आएगा 27th टर्म ऑफ दी AP। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया, है ना। तो -47 जो है इस वाली AP का 27th टर्म है। ठीक है, ये हमारे पास सॉल्व होकर के आ गया। इसी तरीके का एक सेम क्वेश्चन इसके बाद में है। यहाँ पर कहा गया विच टर्म ऑफ AP इज़ 205, और AP गिवन है ये। सिंपली आपको जैसे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया गया वैसे ही करना है। लिखोगे लेट द
nth टर्म ऑफ द AP इज 205, ठीक है, nth टर्म ऑफ द AP इज 205, देन क्या हो जाएगा, देन हम इसको लिख सकते हैं किस फॉर्म में, an इज इक्वल टू 205, है ना, और इसी के बगल में a और d के वैल्यू लिख दो। a का वैल्यू 7 है, d का वैल्यू 3 माइनस 7 जो कि हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है। अब इसमें nth टर्म का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 205 हो गया, ठीक है। a का वैल्यू है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू माइनस 4 हो गया इज इक्वल टू 205 हो गया, ठीक है। 7 को इधर ला करके सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहाँ पर आएगा n माइनस 1 और माइनस का 4 इज इक्वल टू 205 माइनस का 7, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 98 हो जाएगा, ये 198 है ना, ये हो गया 198, और यहाँ पर आ गया n माइनस 1 और माइनस का 4, तो माइनस 4 से इसको डिवाइड करो। देखो माइनस जो है, फिलहाल एक काम करो, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करा दो इस तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस का 4n और प्लस का 4 इज इक्वल टू 198, है ना। अब ये 4 इधर भेज दो, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 4n इज इक्वल टू 198 और माइनस 4, ये हो जाएगा कितना हमारे पास, 194 हो जाएगा। अब 194 को हमें जो ये जो 4n दिख रहा है इससे डिवाइड करना होगा, 4 4 जा 16, बचा हमारे पास 3, ये हो गया 34, और फिर 4 से सब्ट्रैक्ट होगा कितनी बार, तो ये हमारे पास 4 से सब्ट्रैक्ट पूरा कम्प्लीटली सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। 4 8 जा 32, हमारे पास यहाँ पर फिर भी 2 बचेगा, यानी कि 48 2 होला 4 इस तरीके से आएगा, ठीक है, वो भी माइनस का आएगा, तो n इज इक्वल टू माइनस का 48 होल 4 सॉरी 2/4 ये आएगा, और ये जो है ये एक कंप्लीट नंबर नहीं है, ठीक है। यानी कि किसी भी सीरीज़ का अगर बात किया जाए कि क्या ये एक कंप्लीट नंबर है, तो जो टर्म होता है ना वो एक हमेशा कंप्लीट और पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, जैसे यहाँ पर आया था, ठीक है। यहाँ पर क्या था 27 आया था, n का वैल्यू क्या था 27th टर्म, है ना। हम यहाँ पे ये तो नहीं बोल सकते कि 48.5th टर्म होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कभी भी आपको अगर कोई भी नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है तो वो हमारे पास पॉजिटिव आएगा, पहली बात तो ये है, वो उसके बाद में हमारे पास डेसिमल में नहीं आएगा या फिर फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आएगा, वो हमेशा एक कंप्लीट नंबर होगा। अगर इस तरीके का आंसर आ रहा है देन हमें लिखना है क्या, लास्ट में आपको एक लाइन लिखनी है, हैंस 205 इज नॉट एनी टर्म ऑफ द गिवन AP, ठीक है। इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख देना, जस्टिफाई हो जाएगा, ठीक है, कि ये इस AP का कोई भी टर्म नहीं है ना। तो ये हमारे पास आ गया इस वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ठीक है। इस तरीके से इसका सोल्यूशन होगा। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, है ना, और इस वाले क्वेश्चन को एक बार आप लोगों को भी सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करना है, ठीक है। अब देखो हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है, यहाँ पर है हमारे पास लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर दी nth टर्म ऑफ 2 APs, है ना। यानी कि हमें बताना है कि इन दोनों AP के nth टर्म जो इक्वल होंगे, ठीक है, वो किस टर्म के वैल्यूज़ होंगे जो दोनों में ही इक्वल आएंगे। ऑल्सो फाइंड दैट टर्म, ठीक है। देखो सिंपली पहले समझो क्या कहा गया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, यानी कि इस वाले AP का कोई भी nth टर्म इस वाले AP के किसी एक nth टर्म के इक्वल होगा, तो हमें उस टर्म को फाइंड करना और उसका वैल्यू भी, मतलब उस टर्म का वैल्यू भी फाइंड करना है, ठीक है। चलो फाइंड करते हैं कौन सा आएगा। देखो सबसे पहले तो इसका nth टर्म का और इसका nth टर्म दोनों का फॉर्मूला अप्लाई करो दोनों AP में, है ना। तो लेट इस वाले AP को हम लेट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसके लिए सॉल्व करेंगे, ठीक। तो इसके लिए जब सॉल्व करोगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वो वही रहेगा, a और d के वैल्यू यहाँ पर अलग है, दोनों में n जो है वो सेम रहेगा, है ना। तो पहले हम बात कर रहे हैं 63, इस AP के लिए 63, 65, 67, इस वाले AP के लिए जो a का वैल्यू है वो है 63 और जो d का वैल्यू है वो है 65 माइनस 63 यानी कि 2, ये आया। सो an इज इक्वल हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जो इसके a का वैल्यू है वो है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 2 हो गया, ठीक है। ये हो गया इस वाले का वैल्यू, इक्वेशन फर्स्ट हो गया ये। अब इस वाले AP की बात करते हैं नाउ। अब हमारे पास जो AP है वो है 3, 10, 17 ये वाला। इसके लिए जो फर्स्ट टर्म है A वो है 3
और जो डी है वो है 10 माइनस 3 यानी कि 7, ठीक है। तो जो इसके nth टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 डी, इसका वैल्यू क्या आएगा, a का वैल्यू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 7, ठीक है। अब ये जो इसको मान लो सेकंड इक्वेशन, तो ये वाले वैल्यूज जो है वो इक्वल है। क्या कहा गया, इसका जो nth टर्म है वो इसके nth टर्म के इक्वल होगा, देन हमें वो टर्म फाइंड करना है ना। तो यहाँ पर हैंस अकॉर्डिंग टू गिवन, ये ना लिखो, लिखो नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन, हमें क्या करना है, इन दोनों के वैल्यू को इक्वल रखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जो ये वाला वैल्यू है वो इसके इक्वल हो जाएगा। 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यानी कि 2 इक्वल हो जाएगा इसके 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7 के, है ना। एक काम करो, इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7, ठीक है। अब n वाले टर्म एक साइड कर लो, बाकी सारे नंबर्स एक तरफ कर लो। 63 माइनस 2 कितना हो जाएगा 61, 7 माइनस का प्लस का 3 तो ये हो जाएगा माइनस का 4, माइनस 4 इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 4, है ना। इधर आया 7n और ये 2n उधर चला जाएगा तो माइनस का 2n हो जाएगा। 7 माइनस 2n यानी कि ये हो गया 5n इज इक्वल टू 61 प्लस 4 65 हो गया, ठीक है। 5 से कट करोगे 13 आएगा, n का वैल्यू आ गया 13, ठीक है। तो हमारे पास जो टर्म है वो कौन सा है, 13th टर्म जो है वो इन दोनों AP का क्या है, इक्वल है। अब उसका वैल्यू क्या है, 13th टर्म का वैल्यू क्या निकालोगे, क्योंकि वो दोनों का इक्वल है तो किसी की भी हेल्प से हम 13th टर्म फाइंड कर ले, वो दोनों क्या है, एक वैल्यू तो इक्वल ही आएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, नाउ A13 क्या आएगा, A13 का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें A प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी करना है, और किसी की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, चाहे इसकी हेल्प से फाइंड करो चाहे इसकी हेल्प से फाइंड करो, वैल्यू वही आएगा, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, बाद वाले के बाद वैल्यू से फाइंड करते हैं। तो बाद वाले में क्या है, ए हमारे पास क्या है, यहाँ पर 3 है, डी 7 है, 3 प्लस ये हो गया 12 इंटू 7, ठीक है। तो 12 7 जो हमारे पास कितना हो गया, 84 हो गया, 84 प्लस 3 87, तो ये हमारे पास आ गया A13 का वैल्यू। तो कौन सा टर्म है जो दोनों APS का इक्वल है, वो है हमारे पास 13th टर्म और उसका वैल्यू है 87। ये हमारे पास आंसर है इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस तरीके से किया जाएगा क्वेश्चन, मेरे ख्याल से आप लोगों को भी समझ में आया होगा कैसे होगा, ठीक है। अब हम आते हैं 2-3 और अच्छे क्वेश्चन के ऊपर जो कि हमारे पास ये है। इनमें क्या गिवन है, इनमें कहा गया है इन एन AP द pth टर्म इज 1/q एंड द qth टर्म इज 1/p। तो देखो ये कैसे किया जाएगा, इसको करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो दिया गया है, मतलब कहा गया है इसका जो pth टर्म है वो है 1/q, qth टर्म है 1/p, तो हमें उस AP का p qth टर्म फाइंड करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिखो। pth टर्म का मतलब है कि AP का जो वैल्यू है वो 1/q है ये, तो यहाँ से अगर इसका फॉर्मूला लिखोगे तो A प्लस P माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, इसका वैल्यू आ गया 1/q, है ना, ये आ गया। और इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लो, एंड जो qth टर्म है यानी कि AQ, उसका वैल्यू है 1/p, तो इसका फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी आएगा, ठीक है, और इसका वैल्यू है 1/p, इक्वेशन सेकंड हो गया, ठीक है। अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, हम इक्वेशन सेकंड को इसके नीचे नोट कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/p, ये इक्वेशन सेकंड है। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाए, सब्ट्रैक्शन करना तो आपको आता ही होगा, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, तो ये A माइनस का, ये भी माइनस का और यहाँ पे भी माइनस लगेगा, है ना। A से A कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों के D कॉमन कर लो तो यहाँ पर आएगा P माइनस 1, ठीक है, और माइनस का साइन अंदर जाएगा तो माइनस का क्यू प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का क्यू प्लस का 1 हो जाएगा, और D आ गया बाहर, है ना। ये लिखा 1/q माइनस 1/p, 1/q माइनस 1/p, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि ये 1 से 1 कैंसिल, P माइनस क्यू इंटू डी आया, और नीचे क्या है Q P का ले लो एलसीएम, तो P इधर Q इधर, तो यहाँ पर भी हो गया P माइनस क्यू, ठीक है। इस P माइनस क्यू से इस P माइनस क्यू कैंसिल करेंगे तो D का वैल्यू आ गया 1/PQ, ठीक है। हमें जो है D का वैल्यू मिल गया। अब क्या करेंगे, A और फाइंड कर लेंगे। अगर हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना है तो इसका वैल्यू उठा के इन दोनों में से
फर्स्ट और सेकंड में से किसी एक में पुट कर दो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड में इस डी का वैल्यू पुट करो यहाँ पर, तो a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 1/pq इज इक्वल टू 1/p, है ना। तो इस pq का इसके अंदर मल्टीप्लाई दोनों में करो, तो ये हो जाएगा a प्लस q/pq हो जाएगा और माइनस का 1/pq हो जाएगा, है ना। इक्वल में क्या है 1/p, देखो q से q कैंसिल, 1/p आया, a प्लस 1/p माइनस का 1/pq इज इक्वल टू 1/p। 1/p इधर भी है, कैंसिल हो गया, ये माइनस का 1/pq उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो a का वैल्यू आ गया 1/pq। तो a का वैल्यू और d का वैल्यू सेम आया, है ना। अब हमें फाइंड करना है क्या, नाउ वी हैव टू फाइंड APQ फाइंड करना है, ठीक है। हमें इसका कौन सा टर्म फाइंड करना है, PQth टर्म फाइंड करना है। तो PQth टर्म कौन सा होगा, APQ होगा ना। अब APQ का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें nth टर्म का फॉर्मूला ही लगाना है, यानी कि a प्लस PQ माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। a का वैल्यू क्या है, a का जो वैल्यू है हमारे पास वो है 1/PQ प्लस यहाँ पर लिखा है PQ माइनस 1 और d का वैल्यू भी 1/PQ ही है ना। इस 1/PQ का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हो गया 1/PQ प्लस इसमें जब कराओगे तो PQ/PQ हो जाएगा, माइनस 1 में कराओगे तो माइनस का 1/PQ हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, तो ये तो ख़त्म, और ये अपॉन में है तो PQ 1 PQ, यहाँ पर आएगा 1। तो हमारे पास जो APQ का वैल्यू है वो आया 1, ठीक है। और यही हमारा क्या है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो हमने इस तरीके से सॉल्व किया ये वाला क्वेश्चन, और मेरे ख्याल से आप लोगों को भी समझ में आया होगा। बहुत इजी मेथड है, आप लोग भी कर सकते हो। इस वाले क्वेश्चन को आप लोग एक बार सॉल्व करना और इसका आंसर आप लोग भी फाइंड करना, है ना। आंसर जो है इसका 1 ही आने वाला है। चलिए अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारे पास ये है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, हाउ मैनी मल्टीप्लाइज ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, है ना। मतलब कहने का है कि यहाँ पर हमें AP गिवन नहीं है, वो AP हमें खुद ही बनानी है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करोगे, 10 और 250 के बीच में कितने 4 के मल्टीपल्स हैं, यानी कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स इन AP फाइंड करना है ना। देखो ये कैसे फाइंड करोगे, इसको फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले तो AP बनानी पड़ेगी। तो 10 के बाद पहला वो टर्म कौन सा है जो 4 का मल्टीपल होगा, तो वो है हमारे पास 12, ठीक है। 12 के बाद कौन है, 16 है। 16 के बाद कौन है, 20 है, ठीक है। और इसी तरीके से 250 के पहले कौन सा ऐसा टर्म है जो 4 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो 250 के पहले बताना है, क्योंकि बिटवीन लिखा है ना। 249 तो हो नहीं सकता, क्या 248 होगा, 248 क्या 4 का मल्टीपल है, तो हाँ बिल्कुल है, ये दोनों पूरा कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास जो 248 है वो लास्ट टर्म है जो कि इसका मल्टीपल है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, हमें लास्ट टर्म गिवन है ना। क्योंकि हमें लास्ट टर्म गिवन है तो हम क्या करेंगे, लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। हमारे पास जो लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है L इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। और ये जो n है यहाँ पर, ये क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स इन AP है। ये क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स इन AP, ठीक है। तो यहाँ पर जो लास्ट टर्म है वो है 248। यहाँ पर सारी वैल्यूज़ आपको लिख लेनी है। 248 है, जो फर्स्ट टर्म है वो है 12, और जो डिफरेंस है वो क्या है, 4 होगा। क्यों, क्योंकि 4 का मल्टीपल ही तो देखना है। इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 4 आएगा। इन सारे वैल्यूज़ को उठा के पुट कर दो। तो यहाँ पर L का वैल्यू है 248 इज इक्वल टू A का वैल्यू है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 4, ठीक है। अब इस 4 को क्या करो, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, 12 को इधर ले आओ, तो 248 माइनस का 12 हो जाएगा इज इक्वल टू 4n माइनस 4 हो जाएगा, है ना। इस 4 को भी इधर ले आओ तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6, 3 और 2, ठीक है। प्लस का 4 इज इक्वल टू 4n, तो ये हो जाएगा 240। 4n इज इक्वल टू 240 हो गया। इसको कट कर दो तो कितना हो जाएगा, 120, यानी कि n इज इक्वल टू आ गया 120। तो टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पर हमसे पूछा गया था हाउ मैनी मल्टीप्लाइज ऑफ 4 लाई बिटवीन दिस, ठीक है। इन दोनों नंबर्स के जो कितने मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई करते हैं
तो टोटल 120 नंबर्स लाया करते हैं 10 से 250 के बीच में, जो कि मल्टीपल ऑफ 4 हैं। ये हमारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। इस तरीके से होगा। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आपके लिए नया है तो नेक्स्ट लेक्चर में इस वाले कॉन्सेप्ट को हमने डिटेल में कवर किया है, उसको आप लोग अच्छे से देख लेना है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 101 एंड 999 विच आर डिविजिबल बाय 2 and 5। तो इस वाले क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करना है इसी तरीके से जैसे अभी हमने ये वाला क्वेश्चन इसके पहले वाला किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास तरीके का क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन हमारे पास है, लिखा है विच टर्म ऑफ द एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये जो एपी आपको दिख रही है इसका वैल्यू धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो हमें बताना है कि इसका कौन सा फर्स्ट टर्म होगा जो कि नेगेटिव होगा। मतलब हमें बताना है, सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट nth टर्म ऑफ द एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है, इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है। सो देन क्या होगा, हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, नेगेटिव होगा, देन हम लिख सकते हैं ए एन इज़ लेस देन 0 होगा, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो ए एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज़ लेस देन 0, और ए का वैल्यू है यहाँ पर 53 और डी का वैल्यू है 48 माइनस 53 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 5, ठीक है। यहाँ पर पुट करो सबके वैल्यूज़, तो 53 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है, -5 है, ठीक है, इज़ लेस देन 0। -5 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, 53 प्लस 5 का -5 का n में कराओगे तो माइनस का 5n, -5 का 1 में कराओगे तो -1 में कराओगे तो प्लस का 5, लेस देन 0। 53 में 5 को ऐड करोगे 58 हो जाएगा, और उधर जा कर के माइनस का 58 हो जाएगा, है ना। उधर जा कर के क्या हो जाएगा, माइनस का 58 हो जाएगा। एक काम करो, ये हो गया 58 माइनस 5n इज़ लेस देन 0, 5n उधर जाएगा तो 58 इज़ लेस देन, अब यहाँ पर क्या हो गया, n जो है वो ग्रेटर वाली साइड में आ गया, 5 से कट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आएगा n इज़ ग्रेटर देन 58/5, और 5 से डिवाइड करोगे 5 1 जा 5, फिर 5 1 जा 5, यहाँ पे 3 बचेगा, ठीक है, 3 में पॉइंट लगाओगे 5 6 जा 30, तो 11.6 आया। यानी कि n इज़ ग्रेटर देन 11.6 का मतलब है कि 11 से जो बड़ा वाला टर्म होगा वो इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। इट मीन्स n इज इक्वल टू 12th टर्म, ठीक है, जो 12th टर्म होगा वो इसका क्या होगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। इस तरीके से फाइंड किया जाता है ना, क्योंकि हमें इसका वैल्यू तो बताना नहीं है, हमें बताना है कि इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, और n का जो वैल्यू है वो 11.6 से बड़ा है, ग्रेटर देन लिखा है ना, n इज़ ग्रेटर देन 11.6 आया, तो 11.6 से बड़ा जो एक कंप्लीट नंबर होगा वो हमारे पास 12 ही होगा, है ना। हम n को जो है कभी भी डेसिमल में नहीं रख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम 11.6 से बड़ा नंबर कौन सा ले सकते हैं जो कि कंप्लीट नंबर है, वो है हमारे पास 12। तो जो हमारा वैल्यू आया वो क्या आया, 12th टर्म इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस एपी। और ये था हमारे पास क्वेश्चन। मेरे ख्याल से ये सारे जो क्वेश्चन हमने अभी आपको समझाए हैं वो आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो चलिए अब हम अपने इस लेक्चर को करते हैं खत्म। तो ये हमारे पास बेसिक एपी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अभी इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, क्योंकि बेसिक लेक्चर है तो आपके लिए इतना बहुत है। और अगर आप इसको पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप इसको समझो और इसके क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद में इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको अच्छे से बताएंगे। और अगर समझ में आया है तो इसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना जिनको एपी पढ़ना हो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर के लिए रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके अगले कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, मौज करो और पढ़ते रहो।